जय हिंद दोस्तों, करियर फाउंडेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग एक बेहतरीन मुद्दा पर चर्चा करने वाले हैं जो पूरे देश में छाया हुआ है। और बात है हमारे वीर सपूतों की। उनके जीवन संकट में है। हमारे नौसेना के पूर्व अधिकारियों का जीवन संकट में है जो कतर के क्षेत्र में काम करते थे, अपनी सेवा देते थे। तो ये आखिर मामला क्या है, और ये हमारे अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से संबंधित एक मामला है, अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम से संबंधित एक मामला है जो हमारे आगामी जो परीक्षाएं हैं, खास करके पीसीएस यूपीएससी देने वाले जो एक्सपीरियंस है, उन सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण ये मुद्दा है। क्योंकि ये मामला यदि और ज़्यादा सुलगता जाता है और ज़्यादा बढ़ता जाता है तो कहीं ना कहीं भारत के साथ कतर के जो रिश्ते हैं वो प्रभावित होंगे। और जो एक 1973 में भारत के साथ ये रिश्ता बना था वो जिस प्रकार से चलता रहा है अभी तक, उसमें कहीं ना कहीं खटास आएगा। और आप जानते हैं ऐसे घटनाक्रम से क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं, चाहे आप बड़े एग्जामों की तैयारी करें चाहे छोटे एग्जामों की तैयारी करें। तो यह बड़े एग्जामों के साथ साथ छोटे एग्जामों की तैयारी करने वाले सभी एस्पिरेंट्स, सभी साथियों के लिए महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ जो हमारी देश की जवानों के प्रति सच्चा वफादारी रखते हैं, उन सभी को भी जानना चाहिए कि आखिर हमारे देश के जवानों की जो पूर्व जवान रहे हैं, पूर्व नौसेना के जवान रहे हैं, उनकी जीवन आखिर खतरा में क्यों है। एकदम इजी में, एकदम बेसिक तरीके से हम लोग समझेंगे। दरअसल बात जो है साथियों, एक जासूसी का आरोप के साथ जुड़ा हुआ है। यदि हम एक बेसिक माहौल तैयार करें तो हमारे जो ये नौसेना अधिकारी, जिन 8 नौसेना अधिकारी जो पूर्व में भारतीय नौसेना में कार्यरत थे, रिटायर्ड हो चुके और गए थे कतर में काम करने के लिए। कतर में काम कर रहे थे भाई, और एक कंपनी में काम कर रहे थे जिस कंपनी का नाम था दहरा ग्लोबल टेक्नोलॉजी और कंसल्टेंसी सर्विसेज। आगे हम डिटेल में बताएंगे कंपनी। और ये कंपनी क्या करती है? ये कंपनी जो करती है वो वहां के जो कतर के जो सेना है उसको प्रशिक्षण देती है और कतर की सेना के लिए कुछ हथियारों का निर्माण भी करती है। इसी सिलसिला में कतर की नौसेना के लिए यह जो कंपनी है जिसका नाम बताएं आपको, दहरा ग्लोबल टेक्नोलॉजी और कंसल्टेंसी सर्विसेज, एक कंपनी एक पनडुब्बी का निर्माण कर रही थी। और यह पनडुब्बी जो था इटली के टेक्नोलॉजी पर आधारित था और बहुत ही आधुनिक पनडुब्बी था, जो माना जा रहा था ऐसा पनडुब्बी था जो रडार की पकड़ में नहीं आता। अब दिमाग में आपके आएगा कि सर पनडुब्बी क्या होता है, सबमरीन किसको कहते हैं? पनडुब्बी को ही सबमरीन भी बोलते हैं और पनडुब्बी को ही साइलेंट किलर भी बोलते हैं। दिखाते हैं आपको फोटो, फिर समझ में आएगा। देखिए, ये चित्र आप लोग देखे होंगे कई बार, टीवी में भी देखे होंगे, अखबार में भी देखे होंगे, है ना, न्यूज मैगजीन में भी देखे होंगे। तो इसी को कहते हैं साथियों पनडुब्बी, है ना। इसी को कहते हैं सबमरीन, इसी को कहते हैं साइलेंट किलर, क्योंकि पानी के अंदर चलती है भाई और पता नहीं चलती है कहां जाकर के निकलेगी और किसको जाकर के मारेगी, इसलिए इसको साइलेंट किलर कहा जाता है ना। तो ये है पनडुब्बी। इसी का निर्माण हमारे नौसेना के अधिकारी एक कंपनी के साथ मिलकर कर रहे थे जिसका नाम था दहरा ग्लोबल टेक्नोलॉजी और सर्विसेज। तो ये जो कंपनी थी एक प्राइवेट कंपनी थी, कतर के साथ, सरकार के साथ इसका समझौता था और कतर के शस्त्र का निर्माण करने का एक तरह से ये काम कर रही थी। इसी में हमारे नौसेना के अधिकारी काम कर रहे थे। कंपनी, जैसा कि मैंने बताया, बहुत आधुनिक टेक्नोलॉजी से युक्त पनडुब्बी का निर्माण कर रही थी। और कतर का ये कहना है कि ये जो पनडुब्बी जो बनाई जा रही थी इसके कुछ खुफिया जानकारी जो है वो हमारे जो नौसेना के अधिकारी हैं वो इजराइल को सौंपे हैं। अब आपके दिमाग में क्या आएगा कि सर इसका मतलब कतर और इजराइल के रिश्ते कैसे हैं, खराब होंगे तभी तो ये भड़क गया कतर और फांसी की सजा जैसे यहां पर निर्णय आए हैं। तो बिल्कुल साथियों, कतर और इजराइल की बात करें जब लोग, कतर और इजराइल, है ना, अभी आपको मैप में भी दिखाएंगे कतर और इजराइल को। कतर एक कट्टर इस्लामिक देश है, कट्टर इस्लामिक देश है। कट्टर इस्लामिक देश कहने का मतलब हो गया, एक तरह से हम रूढ़िगत कह सकते हैं, प्राचीन
शरिया कानून को मानने वाला, कट्टर इस्लामी का कह सकते हैं, एक तरह से मुस्लिम को सर्वोपरि मानने वाला देश कह सकते हैं, है ना। कट्टर इस्लामी दरअसल उसी को कहा जाता है। तो कट्टर इस्लामिक देश है। और आपको पता है इजराइल के साथ मुस्लिमों के जो रिश्ते हैं, इस्लाम के साथ जो रिश्ते हैं वो कुछ अच्छे खासे हैं नहीं। गाजा का क्षेत्र हो गया, हमास का क्षेत्र हो गया, यहाँ पर मुस्लिम और यहूदियों के बीच लड़ाई होता रहता है। इजराइल यहूदियों का देश है और गाजा और जो आपका हमास वाला जो क्षेत्र है, जहां पर गाजा जहां पर हमास है, इन क्षेत्रों में मुस्लिमों का कब्जा है। तो यहूदियों और मुस्लिमों के बीच हमेशा लड़ाई चलता रहता है। और ये जो है कतर जो है हमेशा हमास का समर्थन करता है। हमास आपके दिमाग में आएगा सर ये हमास क्या है? तो हमास ध्यान में रखिएगा, ये हमास जो है साथियों, ये गाजा पट्टी में स्थित एक आतंकवादी संगठन है। गाजा पट्टी में, गाजा पट्टी कहां है? तो इजराइल के ही आप देखेंगे दक्षिण पश्चिम वाले क्षेत्र में अभी आपको दिखाएंगे। गाजा पट्टी एक छोटा सा क्षेत्र है जो काफी ज्यादा चर्चा में भी बना हुआ है। तो गाजा पट्टी वाले क्षेत्र में हमास का अस्तित्व है। हमास यहीं पर कब्जा किए हुए है और इस हमास का मुख्यालय जो है कतर में है। कतर के रिश्ते जो है इजराइल के साथ बहुत खराब है। इजराइल के साथ यदि कुछ भी जानकारी कोई भी देता है तो कतर उसको बर्दाश्त नहीं कर पाता है। अब ये कितना सही बात है कि हमारे नौसेना के अधिकारियों ने इजराइल को कुछ खुफिया जानकारी दिया है, इजराइल के लिए जासूसी का काम किया है, ये अभी चर्चा का विषय बना हुआ है। क्योंकि यूएई की जो सरकार है, कतर की जो सरकार है, वो भी बेहतर तरीके से क्लियरिफिकेशन नहीं कर पाई है कि हाँ हमारे पास पूरा पुख्ता एविडेंस है जिसके आधार पर हम कह रहे हैं और इन सभी को फांसी की सजा सुनाई गई है कि इन्होंने सच में इजराइल को बहुत सारी खुफिया जानकारी दिए हैं, जासूसी किया है। एक तरह से कह सकते हैं इनके हमारे भारत की भाषाओं में यदि कहें साथियों, जैसे हम लोग कहते हैं ना गद्दारी करना, उस टाइप का इन्होंने आरोप लगाया है। तो आइए जानते हैं, यही पूरा मुद्दा है। पहले हम कतर को देखते हैं, पूरे विश्व के मानचित्र में कतर कहां दिखता है, फिर इसके रिश्ते के इस मुद्दे को लेकर के क्या पहलू उभरते हैं, किस प्रकार से भारत इन सैनिकों को बचाने का प्रयास करेगा और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर भी किस प्रकार का प्रयास होगा, और कतर के साथ जो रिश्ते हैं हमारे वो किस प्रकार से हैं, इनको हमको देखना है, जो हमारे लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। कतर ने भारत के 8 पूर्व नौसैनिक अधिकारियों को मौत की सजा, इजराइल के लिए जासूसी का है झूठा आरोप, क्योंकि अभी पुख्ता इन्होंने एविडेंस नहीं दिया है। विदेश मंत्रालय बोला हम इसे चुनौती देंगे। अब देखिए कोई भी देश में यदि कोई भी फैसला आता है तो वहां की जो न्यायालय होती है वही फैसला देती है, तो उसके खिलाफ क्या होती है, अपीलें होती है। तो यहाँ पर एक तरह से कतर में जो है एक लोअर कोर्ट ने ये फांसी की सजा निर्धारित किया है, इसके अपर जो कोर्ट है वहां पर जाएगा और अंतिम जो फैसला होगा या फिर कहें अंतिम जो विकल्प होगा भारत के पास कतर में, वो होगा अमीर के पास ले जाना इस मुकदमे को। अमीर जो होते हैं कतर के महामहिम होते हैं। महामहिम मतलब एक तरह से हम लोग कह सकते हैं देश का जिस टाइप से हमारे यहाँ राष्ट्रपति है उस प्रकार से कतर में महामहिम, उसके पास जाएगा और वो यदि भी फांसी की सजा को बरकरार रखते हैं तो फिर भारत के पास एक और विकल्प है, वो है अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट ऑफ न्यायालय में जाना, जो नीदरलैंड हेग में मिलेगा। और अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट न्यायालय आप जानते हैं अंतर्राष्ट्रीय लेवल का न्यायालय है, जिसमें अलग अलग देशों के बीच में यदि कोई भी मुकदमा या फिर अलग अलग देशों में कोई भी मैटर चल रहा है उस मैटर को सुलझाने का वो प्रयास करती है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। तो आइए अब पहले हम लोग देख लेते हैं कतर को। तो कतर एशिया का एक देश है, खाड़ी देशों के अंतर्गत ये आता है और कतर जो है यहां पर भी प्राकृतिक गैस से समृद्ध ये देश है। मतलब खाड़ी कंट्री वैसे भी आप जानते हैं, खाड़ी कंट्री आप जाएंगे तो यहाँ पर अधिकतर खाड़ी कंट्रियों में क्या मिलता है, तेल मिलता है, गैस मिलता है। तो ये भी जो देश है कतर भी एक गैस संपन्न देश माना जाता है। यहाँ पर गैस का बहुत बड़ा भंडार है। यदि आप गौर से देखेंगे ये है हमारा प्यारा भारत, है ना। ये आप देखिए ये है हमारा प्यारा भारत। और अब हम भारत से यदि पश्चिम की ओर चलेंगे, पैदले चलेंगे चाहे गाड़ी से चलेंगे, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं साथियों ये पूरा बड़ा वाला जो क्षेत्र है ये है सऊदी अरब। और सऊदी अरब के जस्ट पूरब में आप देखिए यहाँ पर हम जहाँ गोल घेरावा कर रहे हैं, ये छोटा वाला देश जो है यही है आपका कतर। कतर की सीमा गौर से देखिएगा तो सिर्फ और सिर्फ
सऊदी अरब के साथ इसका स्थलीय सीमा लगता है। बाकी कतर के यही जस्ट पड़ोसी में एक देश है बहरीन, और यहाँ पर एक देश आपको दिखेगा, यहाँ पर इस देश में यहाँ पर दिखेगा एक देश यूएई, है ना। तो इस प्रकार से दो जलीय सीमा कतर के साथ लगता है, दो देशों की जलीय सीमा के साथ कतर जुड़ा हुआ है, और एक देश के स्थलीय की सीमा के साथ इसका सीमा लगता है कतर का, वो है सऊदी अरेबिया। और यदि आप देखेंगे गौर से तो यहां पर जो देश दिख रहा है ना, वो है आपका साथियों इजराइल, है ना। हमारे नौसेना के अधिकारी यहाँ काम कर रहे थे कतर में, और इनका मानना है कि यहाँ के नौसेना अधिकारी जो है इसको कुछ खुफिया जानकारी दिए हैं, जिसके कारण इन लोगों को, हमारे नौसेना के अधिकारियों को मौत की सजा सुनाई गई है ना। देखिए एक और मैप लेते हैं, वहां पर थोड़ा सा और क्लियर हम देखने का प्रयास करेंगे। तो फिर से हम लोग देखें, ये जो है साथियों, ये आपका एक तरह से मध्य एशिया और खाड़ी देशों का ये नक्शा है, जिसमें हम लोग देख सकते हैं विशेषता। यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं साथियों, यहाँ पर यूनाइटेड अरब अमीरात है, और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कतर। ये देखिए कतर है ना, कतर के पड़ोसी में बहरीन, और कतर के यहाँ पर दक्षिणवर्ती क्षेत्र में आप देख सकते हैं यूनाइटेड अरब अमीरात, संयुक्त अरब अमीरात, और ये देखिए सऊदी अरब। तो सऊदी अरब के साथ जैसा कि मैंने बताया सीमा लगता है। तो क्वेश्चन बन सकता है ना, कि कतर के साथ सीमा कितने देशों का लगता है। तो एक देश स्थलीय सीमा और दो देश जलीय सीमा यहाँ पर लगता है ना। अब देखिए थोड़ा सा बड़ा मैप में देख लेते हैं कतर को हम लोग। तो ये बड़ा मैप है कतर का, यहाँ पर आप गौर से देखिए, यहाँ पर क्लियर हो जाएगा सऊदी अरब के साथ। ये देखिए यहाँ पर बिल्कुल जो सीमा जो लग रहा है यही सऊदी अरब के साथ सीमा। बाकी बहरीन देखिए बिल्कुल अलग है, बहरीन बिल्कुल अलग है। और फिर यहाँ पर देखिए एक देश इधर एक आपका है यूनाइटेड अरब अमीरात। तो जलीय सीमा कह सकते हैं यूनाइटेड अरब अमीरात के साथ लग रहा है, और बहरीन के साथ जलीय सीमा, बाकी सऊदी अरब के साथ स्थलीय सीमा। तो ये ध्यान में रखनी है, ये हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। अब देखिए कतर के बारे में कुछ बेसिक बातें भी आपको ध्यान में रखनी, क्योंकि चर्चा में है, और ऐसे चर्चा में रहने वाले सब कुछ, क्योंकि मेरा प्रयास रहेगा सारे एग्जाम, जो भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, सब कुछ सारे एग्जामों के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर डिस्कस करना। कतर की राजधानी दोहा, कतर की राजधानी दोहा महत्वपूर्ण है। मुद्रा कई बार छोटे छोटे एग्जामों में पूछा जाता है, तो कतरी रियाल जो है ये आपका मुद्रा का नाम है। देखिए आगे बढ़ते हैं। सीमावर्ती देशों की मैंने बात किया, सऊदी अरब स्थलीय सीमा है ना, सऊदी अरब स्थलीय सीमा, और बहरीन और संयुक्त अरब अमीरात के साथ जलीय सीमा लगती है। शेख तमीम बिन हमद अल थानी कतर के अमीर है, और अमीर जैसा कि मैंने बताया जिस प्रकार से हमारे यहाँ राष्ट्रपति हैं, सर्वोच्च पद है हमारे देश में। सर्वोच्च पद पर कौन है? सर्वोच्च जो एक तरह से कह सकते हैं पूरे देश के गार्जियन स्वरूप सबसे बड़ा पद जो है वो है राष्ट्रपति का। उसी प्रकार से कतर के जो सबसे प्रमुख पद है, या फिर सबसे प्रमुख जो व्यक्ति होते हैं, प्रमुख जो एक तरह से व्यक्ति है या फिर पद है, उसको कहते हैं अमीर। क्या बोलते हैं? अमीर। तो शेख तमीम बिन हमद अल थानी कतर के अमीर है, ये ध्यान में रखनी है, महत्वपूर्ण है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। आपके दिमाग में आ रहा होगा सर ये नौसेना अधिकारियों के नाम क्या है ना? तो नौसैनिक अधिकारियों का नाम भी ध्यान में रखनी है आपको, ऐसे पूछेगा नहीं। तो कमांडर पूर्णेदु तिवारी, फिर आपका कमांडर सुगनाकर पकाला, कमांडर संजीव गुप्ता, कैप्टन नवतेज सिंह गिल, कमांडर अमित नागपल, कैप्टन सौरभ वशिष्ठ, कैप्टन वीरेंद्र कुमार वर्मा, और नाविक राकेश गोप कुमार यहाँ पर शामिल है। तो ये हैं आपके 8 नौसेना अधिकारी जिनको फांसी की सजा सुनाई गई है ना। देखिए अब आगे बढ़ते हैं। इन पर आरोप क्या था मैंने क्लियर किया आप सभी को, फिर मैं बताऊं आपको। आरोप यही है बस कि कतर में ये काम कर रहे थे, यहाँ के नौसेना के लिए पनडुब्बी बना रहे थे, और पनडुब्बी से संबंधित कुछ जानकारी जो है वो क्या किया गया है, दिया गया है। किसको दिया गया है? इजराइल को दिया गया है ना, इजराइल को दिया गया। मतलब क्या हुआ सर? कुछ भी याद ना रहे, मतलब क्या है? जासूसी किया गया है। कतर के अनुसार जासूसी किया गया है। जासूसी का मतलब होता है कि जैसे हमारे देश के लोग कुछ ऐसे होते हैं ना जो पाकिस्तान को जानकारी देते हैं, हमारे देश की आंतरिक सुरक्षा से संबंधित जानकारी देते हैं। तो ये जो हमारे देश की जानकारी दूसरे देश को बता रहे हैं, पाकिस्तान को बता रहे हैं, तो ये जो हमारे देश में रह करके बता रहे हैं, यही रहने वाले लोग जासूसी कहलाते हैं। तो ये मानना है कतर का कि ये जो है नौसेना के अधिकारियों ने क्या किया है,
जासूसी किया है। देखिए आगे बढ़ते हैं। कतर में क्या कर रहे थे ये सभी, आपके माइंड में आएगा ना कि आखिर कतर सरकार ने इनको फांसी दिया है तो कतर में आखिर क्या कर रहे थे। तो मैंने बताया एक कंपनी था जिसका नाम था दहरा ग्लोबल टेक्नोलॉजी कंसल्टेंसी सर्विसेज। ये कंपनी प्रशिक्षण का काम करती, सेना को प्रशिक्षण देती, साथ ही सेना के लिए अधिक हथियार बनाती है कतर में। तो इसी में ये काम करते थे। कंपनी का स्वामित्व रॉयल ओमान वायुसेना के सेवानिवृत्त स्क्वाड्रन लीडर खामिस अल आजमी के पास था। मतलब एक कंपनी का जो दहरा ग्लोबल टेक्नोलॉजी और सर्विसेज कंपनी जो है, इसका मुख्य मालिक जो था वो ओमान का एक व्यक्ति जिनका नाम है खामिस अल आजमी। लेकिन देखिए यहां पर थोड़ा सा सोचने वाली बात है कि ये प्रमुख है और इस प्रमुख के अंतर्गत हमारे नौसेना के अधिकारी काम कर रहे हैं, क्योंकि कंपनी का जो प्रमुख होता है वास्तव में यदि कंपनी से कोई भी गलती हुई है तो उसका जिम्मेदारी या फिर भुक्तभोगी कौन होगा? कंपनी का चेयरमैन होगा। लेकिन इसको गिरफ्तार किया गया था, यहां पर कतर की सरकार ने इसको गिरफ्तार किया। ये ओमान का व्यक्ति है, लेकिन कुछ दिन के बाद इसको रिहा कर दिया गया। इसको फांसी की सजा नहीं सुनाई गई, लेकिन भारतीय नौसेना अधिकारियों को यहां पर फांसी सजा सुना दिया गया। जबकि भारतीय नौसेना के अधिकारी जो हैं ये खामिस अल आजमी के अधीन काम कर रहे थे, है ना। सबसे मुख्य तो व्यक्ति ये था, लेकिन इसको पकड़ करके रिहा कर दिया गया। अब देखिए आप बात करते हैं आठों पर क्या है आरोप। आठों पर क्या है आरोप? यही आरोप है कि इजराइल को ये इन्होंने क्या किया, हमारे कतर सरकार ने क्या कहा कि इजराइल सरकार को इन्होंने बहुत सारी खुफिया जानकारी शेयर किया है ना। तो इजराइल के लिए जासूसी करने का आरोप इन पर लगाया गया है। कतरी खुफिया एजेंसी के द्वारा गिरफ्तार किया गया था इन सभी को। और हालांकि इन आरोपों का आधिकारिक तौर से दिल्ली दोहा द्वारा खुलासा नहीं किया गया था। मतलब दिल्ली सरकार ने भी खुलासा नहीं किया था, मतलब भारत सरकार ने भी और दोहा सरकार ने भी इन आरोपों को खुले तौर पर खुलासा अभी तक नहीं किया था। भारत सरकार के अधिकारी ने ही बताया इस बात को कि इजराइल के लिए ये जासूसी करने का आरोप जो है लगाया गया है और इस के तहत ही यहाँ पर नौसेना अधिकारियों को फांसी की सजा का सुनाया गया है। अब देखिए सजा के खिलाफ क्या है विकल्प। सजा तो सुना दी गई है, तो जैसा कि आप सभी को बताए है ना कि सबसे पहले ये मामला जाएगा लोअर कोर्ट से अपर कोर्ट में, और अपर कोर्ट में यदि नहीं सुनवाई होती है, वहां पर भी फांसी की सजा बरकरार रखी जाती है, तो फिर जाएगा किसके पास? अमीर के पास जाएगा, वही अल-थानी के पास। अल-थानी भी इस सजा को बरकरार रखते हैं, तो फिर जाकर के कोई विकल्प बचता नहीं। एक विकल्प बचता है कि फिर इसे ICJ में ले जाया जाएगा, इस मामला को इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में। और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में भी यदि भारत के पक्ष में फैसले नहीं आते हैं तो फिर हमारे इन जवानों को खोना पड़ जाएगा, है ना। कोई उपाय नहीं बचता है, फिर फांसी मिल जाएगी। भारत चाहता है इस मामले को भविष्य में भारत यदि चाहता है तो इस मामले को भविष्य में इंटरनेशनल कोर्ट में ले जा सकता है ना। लेकिन उससे पहले क्या क्या उपाय है आपको बताएं कि सबसे पहले उपाय है लोअर कोर्ट ने फैसला दिया है, अपर कोर्ट में जाएगा और अपर कोर्ट के बाद उसके बाद जाएगा अमीर के पास। आइए दरअसल हाँ एक और तरीका है कूटनीतिक तरीके से। कूटनीतिक तरीके से भी भारत क्या कर सकता है, इन सैनिकों को जान बचा सकता है, इन सैनिकों की फांसी की सजा को हटा सकता है। अब कूटनीतिक तरीके का मतलब क्या हो गया? मतलब ये हुआ कि भारत सरकार और कतर की सरकार म्यूचुअली बात करेंगे और अपनी रिश्ते खराब ना इसके लिए दोनों आगे आएंगे और इस सजा को हो सकता है तो दूसरे सजा के रूप में इसको परिवर्तित कर सकते हैं। और साथ ही साथ भारत सरकार यदि दबाव बनाती है कतर सरकार पर तो हो सकता है सजा को समाप्त भी कर दिया जाए, है ना। तो कुछ भी हो सकता है। तो एक ऐसे जब दो सरकारें डिप्लोमेटिक तरीके से, है ना, एक तरह से जब दो सरकारों के बीच बहुत ज़्यादा बेहतर रिश्ते होते हैं तब जाकर के डिप्लोमेटिक तरीके से बहुत सारी समस्याओं का सुलझाया जाता है। तो यहाँ पर आपको पता है 1973 से भारत के साथ राजनयिक संबंध स्थापित हुआ है। बहुत बड़ी मात्रा भारतीय लोग यहाँ पर रहते हैं, इनकी अर्थव्यवस्था में योगदान देते हैं। ऐसे में दबाव बढ़ाने से ये मामला हल किया जा सकता है। अब कतर के साथ भारत के रिश्ते कैसे हैं, है ना।
तो कतर के साथ भारत के रिश्ते साथियों हमेशा अच्छे रहे हैं, लेकिन कभी कभी बीच बीच में खटास भी आई है। जैसे 1971 में जब कतर को पूरे विश्व में देश की मान्यता जब दिया जा रहा था, उसमें भारत ने भी कतर को देश का मान्यता दिया, है ना। तो आजादी के शुरुआत दिनों में भारत ने उन कुछ देशों में एक था जिन्होंने देश के रूप में कतर को मान्यता दिया था, है ना। 1971 में ही मान्यता दिया था भारत सरकार ने। 1973 से दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंध रहे हैं। मतलब हमारा जो द्विपक्षीय संबंध की शुरुआत जो होती है कब से होती है? 1973 से होती है ना। मतलब बहुत पुराने हम लोगों का संबंध है कतर के साथ, और बीच बीच में कई समझौताएं भी होती रही है। इसके अलावे क्या हुए हैं? इसके अलावे बीच बीच में रिश्ते कुछ खराब भी हुए हैं। जैसे कि बात करें हम लोग, एक मामला था जाकिर नाइक का मामला। जाकिर नाइक, है ना। जाकिर नाइक एक ऐसा व्यक्ति है जो भारत का व्यक्ति है और भारत में रहता भी था, लेकिन भारत सरकार ने इस पर आतंकवादी या फिर भारत में अलगाववादी गतिविधियों का आरोपी पाया, उसके बाद इसको निकाल दिया बाहर। ये कुछ दिन मलेशिया में रहा, इधर उधर घूमता है और कट्टर इस्लामिक जो विचारधारा है उसको क्या करता है? ये प्रचार करता है। तो ये जाकिर नाइक को संरक्षण देने का काम किया है किसने? कतर ने। अब बताइए, जो हमारा दुश्मन है उसको संरक्षण दे रहा है कतर ने, ऐसे में हमारे रिश्ते कैसे बेहतर हो सकते हैं, है ना। तो इस जाकिर नाइक के मैटर से भी भारत और कतर के रिश्ते में थोड़ा बहुत खटास आई। फिर आपका नुपुर शर्मा का मामला भी था। नुपुर शर्मा आप जानते हैं कि इन्होंने पैगंबर मोहम्मद के बारे में इन्होंने कुछ भड़काऊ भाषण दिए थे, जिसके बाद पूरा इस्लामिक कंट्रियों में, इस्लामिक देशों में हड़कंप मच गया था। जिसके बाद बीजेपी के साथ साथ भारत सरकार की खूब आलोचना की जा रही थी मुस्लिम देशों के द्वारा। उसमें से सबसे ज्यादा जो आलोचना करने वाला जो देश था यही था कतर। कतर आलोचना भी किया। उसके बाद हमारा जो राजदूत था कतर में, उसको तलब भी किया, उससे जवाब भी मांगा, उसको आड़े हाथ लिया, उसको घेरने की कोशिश किया, है ना। इस प्रकार से कई मुद्दे रहे हैं जिसके कारण कतर और हमारे रिश्ते में क्या आई है? थोड़ा बहुत खटास आई है। तो ये दो मामला आप लोग जब भी उत्तर लिखें, जब भी आप कोई भी क्वेश्चन का उत्तर लिखें भारत और कतर के संबंधों के संदर्भ में, तो ये मामले को जरूर आप उल्लेखित करें। इससे क्या होगा? एग्जामिनर खुश होगा, एग्जामिनर आपका आंसर को अधिक स्पष्ट मानेगा और पता चल जाएगा उसको कि आप इतिहास में बहुत सारे घटनाओं के साथ जुड़े हुए और वर्तमान परिप्रेक्ष्य में आप उत्तर दिए हैं, है ना। मतलब एक तरह से कह सकते हैं डायनेमिक आपका उत्तर हो जाएगा। फिर आगे हम लोग बात करें, कतर जो है साथियों, इसकी यदि प्रवृत्ति की हम लोग देखें तो कतर जो है आतंकी संगठनों का खुला समर्थन करता है। जैसे कि हम बताएं भी शुरू में ही कि हमास जो है इजराइल में एक संगठन है, आतंकवादी संगठन है, उसका मुख्यालय कहाँ है? कतर में है। इसके अलावे पूरे विश्व में जितने भी आतंकवादी गतिविधियां आतंकवादी संगठनों के द्वारा चलाई जाती है, उसमें सबसे ज्यादा पैसा मुहैया कराने वाला जो देश है, फंडिंग करने वाला जो देश है, यही है कतर, है ना। यही है कतर। आतंकवादी संगठनों का सबसे बड़ी वित्तीय सहायक भी कौन है? यही है कतर। भारत अपनी कुल आवश्यकता का 90% गैस कतर से आयात करता है। तो इस प्रकार से यदि हम लोग देखें, एक तरफ भारत जो है, यहाँ पर 3 मुद्दे हमें क्या बता रहे हैं, इससे हम क्या लिख सकते हैं, क्या सीख सकते हैं। एक तरफ आतंकवादियों के खिलाफ हमेशा भारत पूरे विश्व में गुहार लगाता है, आतंकवादी की खात्मा की बात करता है, आतंकवादी को वैश्विक मानवता का सबसे बड़ा दुश्मन बताता है, और हर कोई जानता है कि आतंकवादी का ना कोई धर्म है, ना कोई जाति है, ना कोई अपना है, वो किसी को भी कुछ भी कर सकता है। क्योंकि सबसे ज्यादा आप जानते हैं इस्लाम, अधिकतर जो आतंकवादी बनते हैं इस्लाम धर्म को ही मानने वाले लोग होते हैं, और अधिकतर नुकसान भी किसको करते हैं? इस्लाम को नुकसान करते हैं। तो ऐसे में कैसे कहा जा सकता है कि वो धर्म के लिए लड़ रहे हैं? अपने धर्म को ही सबसे ज्यादा नुकसान कर रहे हैं, अपने धार्मिक लोगों को ही नुकसान ज्यादा कर रहे हैं। तो एक तरफ कतर है जो आतंकवादी को समर्थन देता है, एक तरफ भारत है जो आतंकवादी का खतरा भारत पर मंडराता रहता है। तो ऐसे में रिश्ते बेहतर कैसे हो सकते हैं? तो तलखी के संदर्भ में, खटास के संदर्भ में ये पॉइंट आप डाल सकते हैं कि एक तरफ भारत आतंकवादी की खात्मा की बात करता है, दूसरी तरफ कतर जो है आतंकवादी का वित्तीय मदद करने की सूची में पूरे विश्व में सबसे बड़ा देश के रूप में जाना जाता है, जो कहीं ना कहीं भारत और कतर के रिश्ते को प्रभावित करता है ना। इसके अलावा यदि हम लोग देखें
तो भारत की कुल आवश्यकता का 90%, इंपॉर्टेंट लाइन है ये, 90% गैस जो है कतर से आयात करता है। 90% गैस जो है कतर से आयात, मतलब हम लोग एक तरह से कह सकें हम लोग को यहाँ जो गैस आती है उसमें सबे के सबे कतरे से आता है ना। कतर की कुल 25 लाख की आबादी में लगभग 6.5 लाख जो है भारतीय है। बताइए, 6.5 लाख भारतीय, बहुत बड़ी मात्रा है। कुल 25 लाख यदि आबादी है इसकी, उसमें से 6.5 लाख भारतीय हैं। इट मीन्स आप सोच सकते हैं कि कतर की आबादी में, कतर की इकोनॉमी में भारतीय लोगों की योगदान क्या होगा, है ना। बहुत बड़ा योगदान है कतर के इकोनॉमी भारतीय लोगों का। साथ ही साथ ये भारतीय लोग जो हैं भारत में, कतर में जब रहेंगे तो कतर में पैसा कमाएंगे और वो पैसा भेजेंगे जो हमारे लिए रेमिटेंस का काम करेगा, विदेशी मुद्रा भंडार में मजबूत करेगा, है ना। इस प्रकार से विदेशी मुद्रा भंडार में भी ये भारतीय जो है, जो कतर में रहते हैं, जब हमारे यहाँ पैसा भेजते हैं तो हमारा विदेशी फॉरेन जो रिजर्व जो है वो भी हमारा मजबूत होता है। फॉरेन जो करेंसी रिजर्व जो है वो भी हमारा मजबूत होता है। भारत और कतर के बीच में राजनयिक संबंध, जैसा कि बताया आपको, द्विपक्षीय संबंध 1973 से शुरू हुआ। इसके तहत उन्होंने हमारे यहाँ पर दूतावास खोले, हमने भी उसके यहाँ पर दूतावास खोला। राजनयिक संबंध के जब स्थापित होते हैं तो एक दूसरे देशों पर दूतावास खोले जाते हैं, दूतावास स्थापित होता है। तो भारत का जो दूतावास बैठता है वो आपका दोहा में बैठता है, जबकि कतर का दूतावास नई दिल्ली में बैठता है, और कतर का एक और दूतावास वाणिज्य दूतावास है ना, जो मुंबई में बैठता है। इसके अलावे भी कुछ ऐसे मोमेंट रहे हैं जिसमें हम लोग कुछ मोमेंट देखे, जिसमें हम लोग देखे कि कतर के साथ रिश्ते हमारे बिगड़ने की, मतलब एक तरह से कह सकते हैं आयाम है। कतर के साथ जो रिश्ते खराब होने के आयाम है, लेकिन कुछ बेहतर भी आयाम है जो कतर के साथ रिश्ते सुधारने के लिए प्रेरित करते हैं, या फिर कतर के साथ जो रिश्ते बेहतर होते हैं उसके लिए कुछ बेहतर आयाम है। जैसे 2015 में कतर के अमीर तमीम बिन हमद अल था की यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच कई क्षेत्रों के सहयोग से जुड़े 5 समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। तो जो थानी है वो भारत की यात्रा पर आए। फिर भारत के जो प्रधानमंत्री जब अपने पहले कार्यकाल में थे, उस समय पहले कार्यकाल में ही भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है कतर की यात्रा पर गए थे, और वहां पर भी बहुत सारे समझौता हुआ था। इस प्रकार से हमारे यदि महामहिम पद के लोग यदि आना जाना करते हैं तो इससे भी हमारा रिश्ते क्या होते हैं, बेहतर होते हैं। इसके अलावा जब पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया, अंतर्राष्ट्रीय पहला योग दिवस मनाया गया, इसे खुला समर्थन दिया कतर ने, है ना। योग दिवस पूरे अंतर्राष्ट्रीय लेवल का जब मनाया गया तो बहुत सारे देशों ने इसे मान्यता दिया था। उसमें एक कतर भी था जो भारत के साथ खड़ा था अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर के, इसके महत्व को समझा और कतर ने इसे मान्यता दिया। तो इससे हमारे संबंध बेहतर हुए, है ना। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को जो 21 जून 2015 को आयोजित किया गया था, इसे समर्थन देने वाला कतर एक देश था। अब देखिए साथियों, अगला जो हमारा मुद्दा है वो है रिश्ते बिगड़ने से कतर को क्या नुकसान होगा, है ना। तो सबसे पहले हम लोग बात करें, घुटनों पर आ जाएगी कतर की इकोनॉमी। क्यों आ जाएगी घुटनों पर इकोनॉमी? क्योंकि अभी हम बताए 90% गैस हम कहां से खरीदते हैं, कतर से खरीदते हैं। अब खरीदना हम बंद कर देंगे, यदि हमारे अधिकारियों को फांसी लटका देगा तो हम उसे गैस खरीदेंगे, है ना। कभी नहीं हो सकता ऐसा। तो इस प्रकार से हम लोग के पास विकल्प है भाई, हम दूसरे देशों से खरीद सकते हैं गैस, कतर को छोड़ करके। तो इस प्रकार से कतर की जो इकोनॉमी जो गैस पर आधारित है, गैस के पैसा के इनकम पर आधारित है, गैस हम लोग खरीदेंगे ही नहीं तो उसके पास और देशों के पास विकल्प ढूंढना पड़ेगा, है ना, और दूसरे देशों को बेचने के लिए विकल्प। और भारत 90% गैस खरीद रहा है, मतलब भारत की इतनी जनसंख्या को गैस की खपत कितना ज्यादा है और इतना बड़ी मात्रा में गैस खपत, इतना बड़ी मात्रा गैस खरीद रहा है भारत, ऐसे में कितना ज्यादा इनकम होता होगा भारत से कतर को, ये आप सोच सकते हैं। तो फांसी देता है तो इसका सीधा असर जो है उसकी इकोनॉमी पर पड़ेगा। भारतीयों को फांसी देने के बाद भारत रिश्ते पूरी तरह से खराब हो जाएंगे। भारत व्यापारिक और कूटनीतिक तौर पर कतर को घेरेगा। नेचुरल गैस की खरीदारी जितनी भारत करता है, यदि दोनों देशों के बीच ढील बाधा आती है तो कतर इसकी भरपाई नहीं कर पाएगा। हालांकि एक ग्राहक के तौर पर भारत दूसरे खाड़ी देशों के साथ अपनी जरूरतें पूरा कर लेगा, जो गैस की जरूरत है पूरा कर लेगा, लेकिन कतर क्या करेगा? कतर दूसरे देशों की तलाश करना पड़ेगा उसको बेचने के लिए, है ना। और भारत जितना मात्रा में खरीदता है उतना दूसरे देश, एक तरह से कह सकते हैं उतना बड़ा बाजार फिर से ढूंढना कतर के लिए मुश्किल है। देखिए आगे बढ़ते हैं। टूट सकती है कतर के इंफ्रास्ट्रक्चर, है ना।
तो एक तो दोस्ताना संबंध खत्म हो जाएंगे, हमारे जो नागरिक हैं हो सकता है उनको बुलाया जा सकता है, भारत वापस बुलाया जा सकता है। साथ ही साथ और क्या हो सकता है, द्विपक्षीय संबंध खराब होने के भारत के अपने नागरिकों को वापस बुला सकता है। भारत वैश्विक मंचों पर भी इस्तेमाल कतर को कर सकता है, वैश्विक मंचों पर भी जाकर के कतर के बारे में बता सकता है कि किस प्रकार से हमारे नौसेना अधिकारियों को झूठा आरोप लगा करके मौत की सजा सुनाया है। कतर जो है वैश्विक, अभी तो इसके खिलाफ कुछ भारत काम नहीं करता है, जैसे इन्होंने आतंकवादियों को पैसा मुहैया कराता है, लेकिन इसके खिलाफ भारत उतना ज्यादा कभी एक वैश्विक मंच पर आवाज नहीं उठाया गया है। लेकिन अब यदि इस टाइप से करता है तो एक तरह से दुश्मन हो जाएगा हमारा, और फिर इसके खिलाफ या फिर ये इसका जो एक तरह से काली करतूत जो है, खराब जो इसका काम है, इसके खिलाफ कामों के खिलाफ हम लोग क्या आवाज उठाया जाएगा भारत सरकार के द्वारा अलग अलग मंचों पर, और प्रेशर डाला जाएगा, उसकी छवि खराब की जाएगी। फिर कतर को भारत FATF की मदद से काला सूची में शामिल करवा सकता है। FATF आप जानते हैं, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जिसे बोलते हैं, इसके मदद से भी कतर को काला सूची, ग्रे सूची में शामिल करवा सकता है, जिसके बाद कतर की जो छवि होगी अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर खराब होगी। हालांकि अभी वर्तमान में भारत के साथ भी थोड़ा सा FATF के साथ रिश्ते अच्छे नहीं है, लेकिन फिर भी आगामी कुछ सालों में FATF की सहायता से, क्योंकि भारत जो है FATF का मेंबर भी है, तो ऐसे में FATF की मदद से कतर को घेर सकता है, कतर को ग्रे सूची, काला सूची में शामिल कर सकता है। जो आप जानते हैं FATF में जो देश मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल होते हैं, आतंकवादियों को फंडिंग करते हैं, उनको FATF सूची में शामिल किया जाता है। तो ऐसे में FATF की मदद से कतर को इसमें भारत एक तरह से अपना पक्ष रखेगा, FATF के सामने एविडेंस देगा और इस प्रकार से उसको शामिल करवा सकता है। भारत के लिए सबसे बड़ी संकट जो है वह प्रवासी भारतीयों के लिए सुरक्षा और रोजगार की व्यवस्था करना है ना। यदि हमारे रिश्ते खराब होते हैं तो बहुत सारे प्रवासी भारतीय क्या होंगे, वापस छोड़ करके आएंगे, और भारत में रोजगार की व्यवस्था आप जानबे करते हैं बहुत ज्यादा चुनौतीपूर्ण है। ऐसे में उन सभी को रोजगार की व्यवस्था करना, उन सभी के लिए जो वहां पर रहेंगे उनकी सुरक्षा की भी जिम्मेदारी, क्योंकि वहां पर एक तरह से नौसेना अधिकारी यदि सुरक्षित नहीं है, उनको यदि सही आरोप, झूठा आरोप लगा करके उनको यदि फांसी की सजा सुनाई जा रही है, ऐसे में और भी नागरिकों को इस प्रकार से फंसाया जा सकता है ना। तो इस प्रकार से उनकी सुरक्षा, और यहाँ पर आएंगे तो रोजगार की व्यवस्था करना, ये चुनौतीपूर्ण है। कतर की वैश्विक ताकत क्या है, तो कतर की कोई वैश्विक ताकत बहुत बड़ा नहीं है, बस गैस के दम पर ये उछलता है। तो कतर का विदेशी मुद्रा भंडार जो है 64.56 अरब डॉलर का है। जो ये मुद्रा भंडार कहाँ से इसका जन्म लिया, या फिर इस मुद्रा भंडार का सोर्स क्या है, वही गैस। यह दुनिया का सबसे बड़ा गैस भंडार वाला देश है। अमेरिका मिलिट्री बेस होने के कारण अमेरिका इस पर कार्रवाई नहीं करता है। आपके दिमाग में आ रहा होगा सर, इतना बड़ा आतंकवादियों को पैसा इतना ज्यादा ये मुहैया कराता है तो अमेरिका इसको क्यों छोड़ दिया है। तो यही छोड़ने का कारण यही है साथियों, क्योंकि अमेरिका का यहाँ पर मिलिट्री बेस है, जो सबसे बड़ा कारण माना जाता है। खाड़ी क्षेत्र में नियंत्रण स्थापित करने के लिए, खाड़ी क्षेत्र में अमेरिका का प्रभुत्व रहे, इसके लिए वो अलग अलग देशों में अपना बेस बनाया है। उनमें से एक बेस है कतर में भी मिलिट्री बेस, जहां पर मिलिट्री स्टेशन है, जहां पर अमेरिका के सैनिक हैं। अब देखिए ये संभावित प्रश्न है जो आपको लिखना है, उत्तर क्या है। हालिया के कुछ दिनों में भारत और कतर के रिश्ते किस प्रकार से प्रभावित हुए हैं, समीक्षा कीजिए, है ना। तो इसका उत्तर लिखने का आप लोग प्रयास कीजिएगा। फिर हम मिलेंगे कोई नई मुद्दा के साथ, तब तक आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन के साथ।